नमस्कार भारत, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हम ये देखेंगे कि ये मुद्दा जो है आज की पॉलिटी के अंदर, आज के समाज के अंदर इतना रेलेवेंट क्यों हो गया कि हर एक न्यूज चैनल जो है इसे कवर कर रहा है। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये न्यूज के अंदर क्यों है। तो यूएसए के अंदर जो उनके सीनेटर है, लॉ मेकर है, उन्होंने एक कमेंट किया जहां उन्होंने बोला कि भारत का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है वो कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन चर्चेज है, जो मिशनरी है, उसके लिए जो है वो सही नहीं माना जा रहा है, वो उसके विरोध के अंदर है। साथ के अंदर अगर भारत इसी कानून के साथ में या ऐसे ही रवैया रखेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया यूएसए रिलेशन जो है वो हैम्पर हो जाएंगे, उनके अंदर जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये इन्होंने टिप्पणी तो कर दी। अब भारत की साइड से क्या प्रतिक्रिया है। भारत ने कहा कि सबसे पहले तो ये कि यह हमारा इंटरनल मैटर है और हमारा ये एज अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जहां पे हमारी संसद जो कि सर्वोच्च संस्था है अपने कानून बनाने के लिए, वो खुद में काम कर रही है। और जहां तक आपकी बात करें तो आपके पास भी कानून है, तो आपके पास में कोई अधिकार नहीं कि आप हमें समझाएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये भारत का इंटरनल मैटर है। चलो ठीक है, ये तो अटकलें हमने समझी। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो अपोजिशन है वो पूर्ण रूप से सरकार को घेर के बैठी है कि कहीं ना कहीं आप इतने सख्त कानून लेके आ रहे हैं जिससे अपोजिशन जो है एज अ ड्रैकोनियन लॉ भी बोला है। साथ में जो मिजोरम गवर्नमेंट है और बहुत सारे जो चर्चेस बॉडी है, उन्होंने भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम दिया है जहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है सरकार को कह के कि आप जो कानून ला रहे हैं उससे हम पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, आपको कुछ नेसेसरी चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे ताकि समाज जो है वो एक अच्छी दिशा की तरफ जा सके। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। साथ में ये भी क्या बटोरी जा रही है कि ये कानून जो है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में है। जो भी व्यक्ति जो मिशनरी एक्टिविटीज के अंदर है या किसी प्रकार से धर्म परिवर्तन के अंदर है, तो उसके लिए ये जो कानून है ना, ये बहुत ज्यादा जो है टफ हो सकता है, उसके लिए जो है परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो इस पूरी की पूरी चर्चा के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये कानून है, क्या ये कानून लाया क्यों गया, और साथ में इस कानून के अंदर जो है क्या सच के अंदर माइनॉरिटीज के अंदर कुछ भी रूप से जो है उनके विरोध में काम हो रहा है। तो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो एक्ट है, जितने भी एनजीओस, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो संस्थाएं हैं जो भारत के अंदर काम कर रही है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर कार्य कर रही है, यदि उनको विदेशी चंदा चाहिए, अगर उनको फॉरेन फंडिंग चाहिए, तो उनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय, उनके साथ में रजिस्टर करना पड़ता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है 5 साल के लिए वैलिड होता है। सरकार के पास में ये भी ताकत है कि वो इसको जो है कैंसिल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, और हर एक 5 साल के अंदर इसको रिन्यूअल प्रोसेस आता है जहां पे इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये चीज हो गई। अब ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है कि जो एनजीओस हैं, अगर उनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है और ये जो फॉरेन फंडिंग है वो भारत के विभाजन, मतलब भारत के अगेंस्ट में अगर कार्य कर रहे हैं, मतलब एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अंदर अगर वो इंडल्ज है, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है जो सांप्रदायिक दंगे हैं, जो अलग अलग तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उन सबको जो है वो हार्म किया जाता है। मतलब थोड़े समय पहले हमने देखा भी था कि यूएसए ने ओपनली इस चीज को कहा था कि जो चाइना के साथ में हमने गलती की, क्योंकि यूएसए ने डेन शियोपिंग थे उस समय के चाइनीज प्रीमियर जो थे, उनको सपोर्ट करके, चाइना की इकोनॉमी को सपोर्ट करके आज चाइना इतना महान और इतना विशाल राष्ट्र बन के बैठा है। तो उन्होंने बोला कि जो चाइना के साथ में यूएसए ने मिस्टेक की वो भारत के साथ में नहीं करेगा। इसलिए भारत को कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भारत एक रेंज में रहे, भारत इतना भी विशाल ना हो जाए कि कल जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप कर सके। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल तरह से हमें नैरेटिव देखने को मिलता है जहां पे ये चीजें होती है। साथ में यूएसए के जो हमारे यूएसएसआर यानी आज के रशिया जो के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी कहा था कि 2012 के अंदर ये बात कही थी कि जो भी कंपनी, जो रशियन कंपनीज है, अगर उनके पास में अपना 20% से ज्यादा कैपिटल जो है वो बाहर से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फॉरेन एजेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं ताकि वो पूरी की पूरी जो रशियन सोसाइटी और इकोनॉमी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर सके। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि जो यूक्रेन का वॉर आ रहा है वहां पर भी जो सरकार को भारी लेवल पर फॉरेन फंडिंग दी गई थी ताकि जो है हमारे जो यूरेशिया रीजन है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा हो सके। अब हम समझते हैं कि इसका इतिहास क्या है। हुआ क्या था कि 1970 के दशक के अंदर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो इस कानून को लेके आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उस समय की, जो यूएसए और जो रशिया है यानी यूएसएसआर, उसकी सीआईए और जो केजीबी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भारत के हर एक सेक्टर के अंदर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है जहां पे वो भारत विरोधी गतिविधियों के अंदर इंडल्ज थे। अब कैसे इंडल्ज थे कि कहीं ना कहीं इनका पूरा, मतलब सोसाइटी के हर एक फलक्रम के अंदर जो है इनका पेनिट्रेशन देखने को मिलता है, इनका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे? ये ऐसे देखने को मिलता है कि कई सरकार को बहुत बड़े लेवल पे जो है उस समय ह्यूज लेवल पे जो है प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटीज हो, चाहे वो मीडिया आउटलेट्स हो, चाहे वो न्यूज आउटलेट्स हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, हर एक तरफ हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, इनफैक्ट इंडिया के अगेंस्ट में काम होते हुए देखने को मिलता है। साथ में कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास एक डेवलप हो गई जिसे जो है पीआई लेके आती थी, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जो है
इसके तहत कोई भी थर्ड पार्टी जो है किसी विक्टिम के अगेंस्ट में जो है सरकार मतलब जो है कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेन लिखवा सकती है और न्याय प्राप्त कर सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको वेपनाइज एज अ वेपन, एज अ टूल के रूप में यूज किया सरकार के अगेंस्ट के अंदर। मान लेते कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया और जो है यूएसए नहीं चाहता या फिर कोई भी बाहरी ताकत नहीं चाहती कि वो प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो, तो वो क्या कर सकती है, जाके कोर्ट में केस लगा, तो वो जो प्रोजेक्ट है 5 से 10 साल जो है अटक जाएगा, और जब वो अटक जाएगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट जो है नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें देखने मिलता है जो विभाजनकारी तत्व है, चाहे वो खालिस्तान के रूप में हो, चाहे वो भारत के जो सदर्न इंडिया है या फिर नॉर्थ ईस्ट इंस्टेबिलिटी है, इन सभी के अंदर हमें देखने मिलता है कि एक फॉरेन फंडिंग का जो है बहुत बड़ा योगदान देखने मिलता है। इनका मेन स्ट्रेटेजी क्या थी, जैसे 1970 के दशक में था, तो 80 और 90 के दशक में क्या हो रहा था कि ग्राउंड लेवल पे क्या करते थे, अपनी फंडिंग देते थे, मतलब ग्रास रूट लेवल तक फंडिंग पहुंचानी है, हार्ड कैश पहुंचाना है, वहां पे लोगों को मोबिलाइज करना है, जो लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए काम करना है। इनफैक्ट जो भारत के जो बॉर्डर एरियाज है या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी जो है उनका डेवलपमेंट भी नहीं करने देना। अब उनका डेवलपमेंट क्यों करने नहीं देना, उनका डेवलपमेंट अगर हो गया तो वहां पे रहेगी मिलिट्री प्रेजेंस, और अगर भारत के अंदर बॉर्डर एरिया सिक्योर रहेंगे तो भारत सिक्योर रहेगा, भारत ग्रोथ कर पाएगा, भारत अपनी चीजों पर फोकस कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्लान था कि भारत को चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकना हो, चाहे उनकी पूरी की पूरी पॉलिटी को खराब करना हो, या फिर उनके बॉर्डर एरियाज को जो है इंस्टेबल रखना हो, इस सारे के अंदर जो है फॉरेन फंडिंग का बहुत बड़ा योगदान था। अब भारत जो है इसी दिशा में अंदर इस चीज को, भारत इस स्ट्रेटेजी को समझ चुका है फॉरेन एजेंट्स की कि वो क्या कर रहे हैं, तो इस दिशा के अंदर भारत ने काम करना शुरू किया, जहां पे भारत ने ये भी देखा कि जो कन्वर्जन एक्टिविटीज है, जो मिशनरी एक्टिविटीज है, वो बहुत बड़े लेवल पे देखने मिलती है, चाहे हम पंजाब की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, या साउथ या फिर साउथ ईस्टर्न जो छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो बेल्ट है, वहां पे हमें देखने मिलता है सबवर्शन एक्टिविटीज, जहां पे धर्मांतरण बड़े लेवल पे जो है, लार्ज स्केल लेवल पे जो है धर्मांतरण किया जाता है और समाज को एक बहुत ही अलग रूप से जो है प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो ग्लोबल मीडिया की बात करें, चाहे वो डोमेस्टिक मीडिया की बात करें। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर सरकार क्या करती है, इस चीज को समझती है, और ये जो एफसीआर कानून है इसके अंदर पहली बार अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सीरीज ऑफ अमेंडमेंट हमने किए हैं। 2010 में भी हमने मेजर अमेंडमेंट किया, और अब 2026 के अंदर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया। गवर्नमेंट की रीजनिंग क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये जो एफसीआर अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, इसका कारण है एनजीओ जो हैं, जितनी भी संस्था है वो कंस्ट्रक्टिव रोल में काम कर रही है, हम मानते हैं, उस चीज को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर वो अकाउंटेबल नहीं है, अगर उनके अंदर उनकी वर्किंग अंदर पारदर्शिता नहीं है, तो ये चीज उचित नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि वो सुचारू रूप से कार्य करे, लेकिन हम उनको रेगुलेट करेंगे ताकि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में किसी भी प्रकार से इंडल्ज ना हो। आगे हमें देखने मिलता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 5 साल के अंदर जो है रिन्यूअल आता है। इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया, यदि कोई भी एनजीओ अगर वो जो है समय पे अपने रिन्यूअल नहीं करा पाती, उस एक केस के अंदर उसके अस्थायी रूप से उसकी जो प्रॉपर्टी है और जो उसका एसेट क्रिएशन, मतलब उसने जो फॉरेन फंडिंग से जो एसेट क्रिएट किया था, उस चीज को जो है गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर लेगी। एक डेजिग्नेट अथॉरिटी होगी, एक ट्रिब्यूनल होगा, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी जो उसको कंट्रोल कर लेगी, और उसके बाद में उस एसेट्स को अस्थायी रूप से गवर्नमेंट रखेगी। लेकिन अगर टाइम लिमिट के अंदर वो उस प्रोसेस रिन्यूअल प्रोसेस को नहीं कर पाती, तो पूर्ण रूप से जो है परमानेंट रूप से प्रॉपर्टी जो है वो सरकार के अंडर में आ जाएगी। लेकिन किसी भी रूप से जो है उस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर, मान लेते हैं कि वो कोई वो जो प्रॉपर्टी है वो कोई क्रिश्चियन, मतलब मान लेते हैं क्रिश्चियन चर्च जो है उसको हैंडल कर रहा है, तो हम उसका कैरेक्टर नहीं बदलेंगे। अगर वो क्रिश्चियन के लिए यूज हो रही तो क्रिश्चियन के लिए, अगर वो इस्लाम के लिए यूज हो तो इस्लाम के लिए, अगर वो हिंदू के लिए यूज हो रही तो वो हिंदू के लिए, तो हम उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करने वाले। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर कंट्रोवर्सी कहां आती है, कंट्रोवर्सी इस चीज से आती है कि पार्लियामेंट के अंदर हड़कंप मचता है, पूर्ण रूप से अपोजिशन जो है घेराव करती है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सिविल लिबर्टीज को जो है कॉम्प्रोमाइज करी। इनफैक्ट जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस चीज को कह रही है कि हमारी जो फ्रीडम है, हमारी जो वर्किंग है, उसके अंदर सरकार का इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें चल रही थी। अब यदि यूएसए हमें किसी प्रकार से रेजिस्ट करने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले भारत क्या करेगा, भारत जो है अपने पूर्ण रूप से अपने स्टांस पे खड़ा रहेगा, क्योंकि भारत को अपनी चीज़ों को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना है। तो सबसे पहले यूएसए क्या कर सकता है, जो हमारे जो डिफेंस, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज एग्रीमेंट होते हैं, यूएसए क्या कर सकता है, वहाँ पे कंडीशंस लगा सकता है कि यदि आपने एफसीआर कानून को वापस नहीं लिया, या फिर जो हम चीज़ कह रहे हैं वो आपने नहीं की, तो उस एक केस के अंदर कंडीशनलिटीज अप्लाई हो जाएगी, जहाँ पे आपकी जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हमारे साथ साइन कर रखे हैं वो पूर्ण रूप से आपको उसका फायदा नहीं मिलने वाला। या दूसरे लेवल पे वो क्या कर सकते हैं, जो ट्रेड डील की बातचीत हमारे यूएसए के साथ में हो रही है, उस एक बातचीत के अंदर भी जो है यूएसए उस ट्रेड डील को जो एज अ आर्म ट्विस्टर के रूप में यूज कर सकता है, और कहीं ना कहीं भारत को जो है कॉम्प्रोमाइज के लिए जो है प्रेरित कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज के लिए जो मजबूर कर सकता है। साथ में हमें देखने मिलता है अल्टीमेटली यूएसए क्या करेगा, वो टैरिफ लगा सकता है। और वो टैरिफ लगाएगा क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली जब उसने रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए एज अ 25% पनिशमेंट टैरिफ हम पे लगा दिए, तो वो टैरिफ की धमकी भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडिया का स्टांस पूर्ण रूप से क्लियर है कि भारत जो है अपने इंटरनल मैटर्स के लिए पूर्ण रूप से
जो है जिम्मेदार है, मतलब भारत जो है पूर्ण रूप से अपने इंटरनल मैटर्स के लिए जिम्मेदार है, जहां पे उसके लिए उसकी एकता, अखंडता और जो उसकी संप्रभुता है वो उसके लिए काम कर रहा है, वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो भारत का अमृतकाल चल रहा है, जहां भारत ये विजन लेके बैठा है कि उसको 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड नेशन बनाना है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर NS डुवाल सर ने बहुत सही चीज कही थी कि आज भारत को जो है एक नए फ्रंटियर वॉर का सामना करना पड़ रहा है, जिसे हम कहते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत को साइलेंट रूप से खाने का प्रयास कर रही है, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकना हो, चाहे वो सबवर्शन एक्टिविटीज करनी हो, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे कराना हो, चाहे वो किसी भी रूप से कार्य करना हो, भारत को कॉम्प्रोमाइज करने का पूर्ण रूप से प्रयास हो रहा है। लेकिन भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत जो है रेजिडेंट रह सकता है, भारत जो है खुद के लिए काम कर सकता है, और भारत जो है अभी रिसेंट अगर मैं बात करूं तो इसको जो FCRA बिल जो है उसे JPC को दिया गया है, जहां पे उसका डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, जहां पे जो भी फ्लॉज होंगे, अगर किसी भी प्रकार के फ्लॉज होंगे भी तो हम उसको दूर कर देंगे, ताकि जो है हम कलेक्टिव रूप से काम कर सकें।